हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 19 पे और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। आज का बच्चों लेक्चर जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 7 है और हमने लेक्चर नंबर 5 से बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इस टॉपिक में जो हमने पहला केस स्टडी किया था जिसमें हमने इंटरेक्शन स्टडी किया था लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मेटल्स, राइट। उस टॉपिक का जो नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हमने लास्ट जो दो लेक्चर्स बनाए हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया कि जो लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो जब इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, और मैटर में भी स्पेशली जब मेटल के साथ, तो क्या फिनोमिना होता है उसकी डिटेल लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में दी गई है। राइट बच्चों, आज उसी टॉपिक में इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर में हम लोग सेकेंड केस स्टडी करेंगे जिसको कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से बाकायदा तौर पे एक क्वेश्चन के तौर पे हम लेंगे। और ये जो सेकंड केस जो हम बनाएंगे इसमें हम कहेंगे इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, राइट। इसी तरह बच्चों हम तीसरा केस पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 में और उसमें हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों ने ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट लेक्चर आपने सुनना है। तकरीबन इसकी ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट्स, राइट। एक शॉर्ट लेक्चर ही है और आपने इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट करना है। अपनी की बुक्स या कोई पेपर जैसे पास रखें जिस पर आप इस लेक्चर के नोट्स साथ साथ बना सकें। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले बच्चों आप लोग इस लेक्चर में ये पॉइंट लिखें कि हम लोग जो पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, एक्चुअली ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है दिस इज सेकेंड केस ऑफ इंटरेक्शन। ये जो हमने उस दिन स्टार्ट किया था, तो ये पॉइंट आप लिख लें। दिस इज इंटरेक्शन ऑफ, यानी यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है बेसिकली दिस इज इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक interaction of high energy electromagnetic radiations, हाई एनर्जी में जो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्स रेज विद मैटर, राइट बच्चों। दिस इज सेकेंड केस ऑफ द टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। ठीक है बच्चों, ये आपने पहला पॉइंट इसका बना लेना है। इसको आप यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑलराइट, बेसिकली बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दैट आर पार्टिकल्स, राइट। इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये कहा था प्लांक्स अजम्पशन पे और फिर आइंस्टाइन के व्यू से कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दैट हैव पार्टिकल नेचर, राइट। और फिर वो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं या उनको हम क्वांटा कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये जो पार्टिकल बिहेवियर है जिसमें रेडिएशंस एज ए पार्टिकल बिहेव करती हैं, उसको सामने रखते हुए जिन जिन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव किया गया या जिन जिन एक्सपेरिमेंट्स में इस बात को प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो पार्टिकल हैं, बेसिकली अब उस सीरीज़ का हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट वाज द फर्स्ट केस when electromagnetic radiations interact with matter in the form of particles, right। जैसे आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन थी वो इसी बात पे बेस करती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल्स हैं, राइट। तो क्लासिकल थ्योरी या वेव थ्योरी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम वेव कहते हैं, वो इस बात को प्रूफ नहीं कर सकी, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी वो क्लासिकल व्यू ऑफ रेडिएशंस या जो वेव व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके मुताबिक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो बच्चों एक तरह से एक ये सीरीज़ स्टार्ट हुई जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनको एज ए पार्टिकल लेकर उनके मुताबिक जो एक्सपेरिमेंट्स उसके पार्टिकल बिहेवियर के मुताबिक हुए या जिन एक्सपेरिमेंट्स में उसके पार्टिकल बिहेवियर को प्रूव किया गया उनकी सीरीज़ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में बच्चों ये हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट है
जो कि परफॉर्म किया आर्थर हॉली कॉम्पटन ने, राइट। और इस एक्सपेरिमेंट में इस बात को भी प्रूव किया गया, या ये बात इस एक्सपेरिमेंट में भी साबित हुई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, राइट। तो ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये एक्चुअली मतलब जो कॉम्पटन थे, आर्थर हॉली कॉम्पटन, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 1921 के करीब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और फाइनली इन्हें 1923 में इस एक्सपेरिमेंट की सही एक्सप्लेनेशन पे नोबेल प्राइज़ भी मिला, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या की पॉइंट्स हैं या इसमें किस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया, अब हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है बच्चों, एक्चुअली ये जो कॉम्पटन थे, ही वॉज स्टडिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज, राइट। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जो कॉम्पटन थे, ही वॉज स्टडिंग स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज थ्रू डिफरेंट मटीरियल्स। उसमें उन्होंने ग्रेफाइट से और मोलिब्डेनम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेनली ग्रेफाइट से एक्स रेज की स्कैटरिंग को स्टडी किया, राइट। तो उसके लिए भी जो उनकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसको हम लोग देखते हैं और फिर डिफ़ाइन करते हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में जो इस तरह है हमारे पास कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक एक्स रे सोर्स है और यहाँ पर हमारे पास इस एक्स रे सोर्स को हम गुजारेंगे कॉलीमेटिंग स्लिट से, राइट। यहाँ से हम इसको गुजारेंगे। फ़र्ज़ कीजिए दिस इज़ एक्स रेज सोर्स। इस एक्स रे सोर्स से एक्स रेज जो है जो निकलेंगी, मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज यहाँ से आएंगी और यहाँ पर एक टारगेट रखा जाएगा। लेट्स से जिस तरह मैंने अभी कहा कि ग्रेफाइट हो सकता है, ग्रेफाइट के साथ स्टडी किया कॉम्पटन ने, या इसमें जो ये मोलिब्डेनम हो सकता है, कैल्साइट हो सकता है, या ग्रेफाइट हम यहाँ लिखते हैं। और इस टारगेट के आगे एक डिटेक्टर और यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास एक डिटेक्टिंग मैकेनिज़्म है जिससे हम एक्स रेज को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज जो है इस एक्स रे सोर्स से निकलेंगी, राइट। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहाँ से ले लिया, मतलब कि एक्स रेज में भी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, तो हमने किसी एक एनर्जी वाली एक्स रेज जो है वो यहाँ से ली। और ये हमारे पास है कॉलीमेटिंग स्लिट्स। इन स्लिट्स की मदद से ये जो एक्स रे बीम है इसको स्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन कि आप यूँ समझें कि यहाँ से जो एक्स रेज निकलेंगी वो स्ट्रेट नहीं भी हो सकती या स्प्रेड होंगी, तो इस कॉलीमेटिंग स्लिट से ये एक्स रेज एक स्ट्रेट बीम की फॉर्म में बन जाएंगी। उसके बाद जो ये हमारे पास एक टारगेट है जो कि ग्रेफाइट है, इसके ऊपर जब एक्स रेज फॉल करेंगी तो यहाँ से जो हमने देखा कि स्कैटर करेंगी एक्स रेज, या जो कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने देखा कि ये जो एक्स रेज हैं वो यहाँ से स्कैटर कर रही हैं और ये एक्स रेज जो स्कैटर करके डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो रही हैं। कुछ एक्स रेज इस तरफ को जा रही हैं, कुछ एक्स रेज इस तरफ को जा रही हैं, कुछ इस तरफ जा रही हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लें, लेट्स से कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एज ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स रे बीम जो एक्स रेज हमने यहाँ से बनाई या जो एक्स रे बीम इस ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर आके फॉल करेगा वो इस एक्स एक्सिस रेफरेंस के मुताबिक, इस एक्स एक्सिस रेफरेंस के मुताबिक डिफरेंट एंगल पे स्कैटर करेगा, राइट। तो लेट्स से कि थीटा एंगल पे एक एक्स रे जो है वो यहाँ से स्कैटर हुई और यहाँ पर जो हमारे पास कोई इस तरह से एक डिटेक्टर है और इस डिटेक्टर ने इस एक्स रे को डिटेक्ट करना है, राइट। अब ये जो हमारे पास एक एक्स रे बीम हो गया और ये इस ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर फॉल किया, यहाँ से भी जो एक्स रे स्कैटर हुई डिफरेंट डायरेक्शंस में, कुछ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, एक हमने ले ली कि ये एक्स रे इस तरफ को डिफ्लेक्ट हुई। अब ये जो डिटेक्टर है यहाँ पे ये जो इस एक्स रे की दो चीज़ें नोट करेगा, एक तो इस एक्स रे की इंटेंसिटी नोट करेगा और दूसरा जो ये जो डिटेक्टर है ये इस एक्स रे की वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा, राइट। तो आप ये कह लें कि यहाँ से एक्स रे की जो इंटेंसिटी है और जो इन एक्स रेज की जो वेवलेंथ है उसको डिटेक्ट करेगा और बताएगा। तो बच्चों ये चीज़ देखी गई, या कॉम्पटन का ये जो एक्सपेरिमेंट था, कॉम्पटन ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
उन्होंने ये देखा कि इस डिटेक्टर से जो एक्स रेज इस डिटेक्टर पे फॉल करती हैं, इन एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, लेट्स से जो उस वेवलेंथ को हम लैम्डा प्राइम कहते हैं या लैम्डा सी कह लेते हैं, राइट, या लेट्स से अगर ओरिजिनल जो एक्स रेज हैं जो उसकी जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा कहें, तो ये जो हमारे पास स्कैटर हुई इस टारगेट से उस वेवलेंथ को हम लैम्डा सी कह लेते हैं, राइट, लेट्स लैम्डा प्राइम या लैम्डा सी। तो बच्चों उसने ये देखा कॉम्पटन ने कि ये जो डिटेक्टर है यहाँ से ये जो एक्स रेज इस ग्रेफाइट टारगेट से स्कैटर होकर यहाँ पर डिटेक्ट हो रही हैं, इन एक्स रेज की जो इंटेंसिटी है या इन एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, ये जो ओरिजिनल एक्स रे की इंटेंसिटी और वेवलेंथ से डिफरेंट है। और ये चीज़ भी देखी गई कि ये जो वेवलेंथ है एक्स रेज की यहाँ से स्कैटर होने के बाद लैम्डा सी, ये जो वेवलेंथ है इस लैम्डा से ज़्यादा है, ओरिजिनल लैम्डा से ज़्यादा है। यानी जो लैम्डा सी है जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा से ज़्यादा है। अब ये जो बात है बच्चों कि ये जो स्कैटर्ड एक्स रेज की जो वेवलेंथ है ये ओरिजिनल एक्स रे की वेवलेंथ से ज़्यादा है, ये बात बच्चों जो कॉम्पटन ने कहा कि ये चीज़ जो है इस बात को एक्सप्लेन करती है कि जो एक्स रेज हैं उनका जो वेव बिहेवियर है वो चेंज हुआ है। या यूँ कह लें बच्चों कि अगर एक्स रेज को प्योर वेव के तौर पे लिया जाए तो इस ग्रेफाइट टारगेट से स्कैटर होने के बाद एक्स रेज की जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर एक्स रेज जो हैं उनको प्योर वेव फिनोमिना पे लें या एक्स रेज जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव बिहेवियर को हम देखें, उसके मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करें, तो एक्स रेज की ये जो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। ये जो वेवलेंथ ज़्यादा हुई है इसको नहीं ज़्यादा होना चाहिए था अगर एक्स रेज जो है वो एज ए वेव बिहेव करें। तो बच्चों ये बात जो है ये एक हिंट था जो आर्थर हॉली कॉम्पटन को मिला और उसने मतलब इस तरफ सोचना शुरू किया कि उससे पहले 1921 में मतलब आइंस्टाइन का जो व्यू था कि जिसमें आइंस्टाइन ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती हैं, ये मैक्स प्लैंक का जो व्यू था 1900 में, ये जो व्यूज़ थे तो ये आर्थर हॉली कॉम्पटन के ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन व्यूज़ को देखना शुरू किया कि वाकई ये जो आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर का जो व्यू है वो दुरुस्त होगा, क्योंकि अगर एक्स रेज जो हैं वो प्योरली वेव्स होती तो फिर उसमें ये जो वेवलेंथ थी ये चेंज नहीं होना चाहिए थी। तो इसके बाद जो आर्थर हॉली कॉम्पटन ने अपनी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और उसके बाद जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस की थी उन सारी डेरिवेशंस में बच्चों उसने कॉम्पटन ने इस एक्स रे जो बीम उसने यूज़ किया था इसको एज ए एक्स रे फोटोन यूज़ किया और एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दी और एक रिज़ल्ट बनाया। और उस रिज़ल्ट के बाद जब उसने अपनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को कंपेयर किया तो दैट वाज इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट, राइट, बिल्कुल वो सही से वो सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रूफ हुए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एक्स रेज हैं उन्होंने बिहेव किया एज ए फोटोन। चलिए अब इसको हम लिखते हैं कि एक्स रे कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और उसके बाद उसका जो मैथमेटिकल था काम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। तो कॉम्पटन इफेक्ट को जो हम यूँ लिख सकते हैं, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी electromagnetic radiation such as X-rays after colliding with a target material such as graphite is known as Compton effect, राइट। तो ये बच्चों इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है।
तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसमें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। आफ्टर कोलाइडिंग विद अ टारगेट मटेरियल, राइट, वो ग्रेफाइट हो सकता है, दैट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। जब हम किसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी टारगेट मटेरियल से इंटरेक्ट करवाते हैं तो उसके कोलिजन से या उसकी स्कैटरिंग जब होगी एक्सरेज की उसमें से, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो ओरिजिनल वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाती है। तो लेट्स से लैम्डा सी इज़ द स्कैटर्ड एक्सरे वेवलेंथ एंड लैम्डा इज़ द ओरिजिनल वेवलेंथ, सो लैम्डा सी मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा। ऑलराइट बच्चों, सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। और ये जो चेंज है, अब इसमें जो हम कह सकते हैं कि लैम्डा सी माइनस लैम्डा दैट इज़ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, राइट। ये जो हम कह सकते हैं लैम्डा सी माइनस लैम्डा, लैम्डा सी जो है ये भी जो वेवलेंथ है जो बाद वाली स्कैटर्ड, और लैम्डा जो है ये ओरिजिनल वेवलेंथ है, तो लैम्डा सी माइनस लैम्डा इसको हम लिखेंगे कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, राइट। इसके बाद जो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कॉम्पटन ने डेरिवेशन की, और कॉम्पटन की ये जो डेरिवेशन थी वो जो डेरिवेशन इसी चीज़ को कैलकुलेट करना था कि ये जो वेवलेंथ में चेंज आया है, स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हुई है और ओरिजिनल वेवलेंथ कम है, तो ये जो चेंज आया है वेवलेंथ में जिसको कहा है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, तो इसके लिए जो उसने एक डेरिवेशन की, और इस डेरिवेशन में जो फोटोन लिया गया एक्सरे को, राइट, एक्सरे वेव वाज कंसीडर्ड एज फोटोन, और जो इस फोटोन का कोलिजन लिया गया इस टारगेट में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। अब इस टारगेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ जो इसका कोलिजन लिया जाएगा, उसके एटम्स के साथ कोलिजन नहीं लेंगे, इसकी भी एक वजह है। तो बहरहाल बच्चों इसमें हम ये कहेंगे कि कॉम्पटन ने एक एक्सरे फोटोन लिया और उसने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया टारगेट का विच इज़ ई। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस फोटोन के कोलिजन के नतीजे में जो फोटोन था वो एक तरफ को और इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ को मूव किया। फर्स्ट करें बच्चों ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है या इसकी रेफरेंस लाइन है, और ये जो एक्स रे फोटोन है यहाँ पर ये एक एक्स रे फोटोन, और ये एक्स रे फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होने पर ये फोटोन थीटा एंगल पर बेंड हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जो इलेक्ट्रॉन था जब इसके साथ कोलिजन हुआ फोटोन का, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फाई एंगल पर स्कैटर हुआ, राइट, फोटोन थीटा पर और इलेक्ट्रॉन जो है वो फाई एंगल पर स्कैटर हुआ, राइट। तो उसके बाद ये जो एक्स रे फोटोन है इसकी जो एनर्जी है ई, उसको हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू एच एफ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, E इज इक्वल टू एच एफ। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं E इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, राइट, एफ को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। तो दिस एनर्जी इज ऑफ एक्स रे फोटोन बिफोर कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है तो फिर इस फोटोन की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को जो हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप इसको ज़रा क्लियरली देख सकें। तो फर्स्ट करें यहाँ पे ये जो हमारे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये फोटोन है जिसका इसके साथ कोलिजन हुआ, और इस कोलिजन के बाद ये फोटोन इस तरफ को स्कैटर्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चला गया। इस फोटोन की जो एनर्जी है ये है एच एफ, और जो इस एनर्जी को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। और जब जो इस फोटोन की जो एनर्जी है ई एच सी ओवर लैम्डा लिखेंगे, एंड चलें इसका मोमेंटम लिखते हैं विच इज़ पी इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। तो ये फोटोन का मोमेंटम है। सो फोटोन इज़ अ पार्टिकल, एक्स रे पार्टिकल, और बच्चों इसकी एनर्जी भी है और इसका मोमेंटम भी है। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो कोलाइड होने के बाद जो फोटोन की एनर्जी है ई प्राइम ये कम हो जाएगी इस ई से, राइट, और जो इसकी एनर्जी कम हुई है वो बच्चों एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, राइट। सो इलेक्ट्रॉन जो है उसको जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा।
तो अब ये जो एनर्जी इसकी कम हुई है दैट इज इक्वल्स टू एच एफ प्राइम, और इस एनर्जी को लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा प्राइम, राइट। सो दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर कोलाइडिंग विद एन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो इस फोटोन का मोमेंटम भी होगा विच इज एच ओवर लैम्डा प्राइम आफ्टर कोलिजन, right? So this is energy and momentum of photon before collision, this is energy and momentum of photon after collision. अब जो थीटा एंगल पे फोटोन गया और फाई एंगल पे इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो स्टार्ट में हम एज्यूम करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन वाज ऑलमोस्ट एट रेस्ट एज कंपेयर टू फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो ज़ीरो होगी उस टाइम, और जब फोटोन का कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी लेगा फोटोन से, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होगी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इसीलिए तो फोटोन की एनर्जी कम हुई, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी कम हुई तो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। ये जो आप लोग इस रिलेशन से देख सकते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है। अगर फोटोन ने इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होकर एनर्जी लॉस की है तो इसका मतलब है कि जो फोटोन की वेवलेंथ है वो ज़्यादा हुई है, और यही कॉम्पटन इफेक्ट है कि ये जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि एक्स रे फोटोन अपनी एनर्जी को लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, उसकी काफ़ी स्पीड होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी। अब जो इन सारी बातों को अगर एक मैथमेटिकल मॉडल में लिया जाए, जैसा कि कॉम्पटन ने किया इसको, और यहाँ पर कॉन्जर्वेशन लॉज अप्लाई किए जाएं, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया जाए, राइट, और लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जाए। सो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यानी टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम एज बिफोर कोलिजन, और टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन और फोटोन की आफ्टर कोलिजन वो सेम रही। ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो जो इन लॉज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस को अगर यूज़ किया जाए तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप हो सकता है, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डेवलप किया कॉम्पटन ने, और उसकी डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और उस मैथमेटिकल मॉडल में जो ये जो कॉम्पटन था उसने वो जो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ जो भी मैंने पहले यहाँ लिखा था लैम्डा सी माइनस लैम्डा, उसका एक एक्सप्रेशन बनाया, राइट। तो वो जो एक्सप्रेशन था उसका वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो दैट एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ वॉज लैम्डा सी माइनस लैम्डा, दिस इज़ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है ये कॉम्पटन ने बनाया, और ये इक्वल था h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोसाइन थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम को यूटिलाइज करके और काफ़ी मैथमेटिकल काम करने के बाद फिर इस रिजल्ट पे आते हैं। तो लैम्डा सी इज़ द चेंज इंक्रीज इन वेवलेंथ, लैम्डा इज़ द ओरिजिनल वेवलेंथ, और जो इस पूरे फैक्टर को लैम्डा सी माइनस लैम्डा को हम कहते हैं कॉम्पटन, ये आपने याद रखना है, दिस इज़ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, राइट। और ये जो यहाँ से पता चलता है कि कितनी वेवलेंथ में चेंज आई, या लैम्डा सी माइनस लैम्डा कितना है। डिफरेंट एंगल्स पे जो आप लोग देख सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट होगी। अगर जो ये एक्सरे यहाँ पे स्कैटर करता है थीटा एंगल पे, या थीटा 1 एंगल पे, थीटा 2 एंगल पे, या लेट से जो अगर इसकी वैल्यूज़ हम लें थीटा 0 10 डिग्री पे जो डिफ्लेक्ट होगा एक्सरे फोटोन, और उसके बाद जो ये डिफ्लेक्ट होगा 30 डिग्री पे, या ये डिफ्लेक्ट होगा 40 डिग्री पे या 50 डिग्री पे। तो डिफरेंट एंगल्स पे जब ये एक्सरे फोटोन डिफ्लेक्ट होगा तो जो इसकी जो चेंज इन वेवलेंथ होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो वो हम इस एक्सप्रेशन से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये जो आपने याद रखना है कि लैम्डा सी माइनस लैम्डा इज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। उसके बाद जो राइट साइड पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है h ओवर एम नॉट सी, इस एक्सप्रेशन को जो हम कहते हैं इसका नाम आपने याद रखना है, दिस इज़ नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट।
दिस इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्सप्रेशन है h ओवर एम नॉट सी, ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस ग्रेफाइट, इस टारगेट का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा बच्चों, इसके साथ जब इस फोटोन का कोलिजन होगा, या ये जो फोटोन है वो जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो यहाँ पे बच्चों ये ज्यूम हम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसकी जब फोटोन की एनर्जी इसको मिलेगी तो इसकी जो स्पीड है वो खासी स्पीड होगी। और जब ये खासी स्पीड, या इसको बच्चों हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड, राइट। इसके लिए जो सही वर्ड है वो बच्चों हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड है, मतलब एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जब रिलेटिविस्टिक स्पीड बनेगी तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। ये बात हमने अभी पढ़ी नहीं है, ये बात अभी 3-4 टॉपिक्स के बाद हम पढ़ेंगे। इसमें बच्चों जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं दैट बिहेव एज ए पार्टिकल, यानी कि हैं वेव्स लेकिन बिहेव करती हैं एज ए पार्टिकल, इसी तरह हम 3 लेक्चर्स के बाद ये पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, दैट बिहेव एज ए वेव। तो वो बच्चों जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फिर हम ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करेगा, फोटोन से एनर्जी लेके इसने जब मूव करना है, तो दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक अ वेव। तो ये जो बच्चों h ओवर m नॉट c है, ये फैक्टर हमें बताएगा कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये भी वेवलेंथ है, इसके यूनिट भी मीटर है और ये वेवलेंथ की डायमेंशन में आता है। h प्लांक्स कांस्टेंट है। m नॉट जो है इसको बच्चों हम कहते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c is speed of light. तो दिस फैक्टर इज कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस फैक्टर इज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये बच्चों आपने याद रखना है। इसके अलावा बच्चों हम इस कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और अगर हम इसमें इसकी वैल्यूज़ लगा दें, h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, m नॉट की वैल्यू जो आप लगा दें 9.1 10⁻⁻31 c3 × 10⁻8। तो अगर जो हम इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 2.43 × 10⁻⁻12 मीटर, या जो इसको कह सकते हैं 2.3 pm विच इज़ पिकोमीटर। तो ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो आप याद रखें, दिस इज़ 2.43 टाइम 10⁻⁻12। ठीक है जी। तो ये जो आपके सामने आ गई कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के नाम अलग-अलग याद रखने हैं आपने। दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। इसके लिए तो कॉम्पटन ने ये सारा एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, और ये हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थीटा जो है ये इसका स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो लैम्डा सी माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें जो डिफरेंट केसेस हम बना सकते हैं, लेट्स से कि डिफरेंट एंगल्स पे, स्कैटरिंग एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ की क्या है। तो लेट्स से जो अगर हम चूज़ करते हैं थीटा 0 मीन्स द एक्स रे फोटोन हैज़ मूव्ड अलोंग द रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस, उसी डायरेक्शन में। तो इस केस में लैम्डा सी माइनस लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस 0 1। तो हम कह सकते हैं लैम्डा c माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 विच मीन्स लैम्डा c इक्वल्स टू लैम्डा। इसका मतलब है बच्चों कि अगर एक्स रे फोटोन रेफरेंस लाइन के या एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाता है तो उस केस में उसकी वेवलेंथ में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। यूँ एज्यूम कर सकते हैं कि किसी किस्म का फोटोन का जो कोलिजन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हुआ। ठीक है। तो ये वाला केस बन गया हमारे पास थीटा 0 पे, और यानी थीटा 0 पे जो स्कैटरिंग हुई है उसको आप कह सकते हैं कि कोई स्कैटरिंग ही नहीं हुई, तो फोटोन जो है वो उसी पाथ पे कंटिन्यू रहा। इसमें दूसरा जो ये कह सकते हैं कि इफ़ थीटा इक्वल्स 90, इस केस में लैम्डा सी माइनस लैम्डा इज़ नाउ इक्वल्स h ओवर m नॉट c एंड वी गेट 1 माइनस कॉस ऑफ 90। सो कॉस ऑफ 90 इज़ 0, so we get lambda c minus lambda equals m naught c। ये बच्चों वो केस है जिसमें कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ जो है, इसको अगर हम लिखें तो इस केस में कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ
जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इक्वल है कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में कि बताइए कि किस केस में या किस एंगल पर जो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ है वो कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो आप बता सकते हैं कि एट थीटा इक्वल्स 90, सो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इक्वल्स कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन है लास्ट पर, वो ये कि कॉम्पटन इफेक्ट में हमेशा हम ये कहते हैं कि ये जो एक्स रेज की स्कैटरिंग होगी या एक्स रे फोटोन की जो स्कैटरिंग हुई है ये इलेक्ट्रॉन से हुई है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये लूजली बाउंड है इसको कहेंगे, या ऑलमोस्ट जो हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये ऑलमोस्ट रेस्ट में हम लेते हैं, ऑलमोस्ट एट रेस्ट, जब इसका कोलिजन होता है एक फोटोन के साथ। अब जो इलेक्ट्रॉन की जगह हम एटम को या किसी भी हैवी पार्टिकल को एज्यूम नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे भी तो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो इसमें डिफरेंट आएंगे। ठीक है, उसमें जो इसकी वजह ये देखें कि अगर हम ये कहें कि ये जो एक्सरे फोटोन है इसका जो कोलिजन है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं हुआ, लेट्स से कि वो जो किसी ग्रेफाइट के एक एटम से हुआ है, तो एटम जो है एज ए होल हम कह सकते हैं कि उसका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है। उस केस में जो ये जो फैक्टर होगा H/m0c, H/m0c, इस फैक्टर में बच्चों ये जो m है उस केस में फिर ये जो m0 है वो फिर m होगा और वो होगा मैस ऑफ एटम। तो जो मैस ऑफ एटम जो है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें ये जो फैक्टर है दैट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, ये फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा क्योंकि h जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी -34 है। अब जो इस m की वैल्यू जो है ये अगर ये भी ज़्यादा हो जाती है तो ये फैक्टर नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, विच मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो उस केस में फिर लैम्डा c माइनस लैम्डा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज लैम्डा c इक्वल्स लैम्डा। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर किसी फोटोन को हम किसी एटम के साथ लेते हैं, कोलिजन लेते हैं, तो एटम के साथ जो कोलिजन है उस केस में जो स्कैटरिंग है या उस केस में जो चेंज इन वेवलेंथ है वो नहीं होगी, मतलब बहुत कम होगी, नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, और हम कहेंगे ऑलमोस्ट ये वेवलेंथ इसकी चेंज नहीं हुई और वो जो पार्टिकल बिहेवियर है वो डोमिनेंट नहीं है। तो उस केस में ये वेव बिहेवियर ही इसका डोमिनेंट है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, राइट। तो ये भी एक पॉइंट है कि हम लूजली इलेक्ट्रॉन से ही इसके इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। एक इसका जो पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या यूँ कह लें कि एक्स रे फोटोन जो है उसका कोलिजन हम किसी भी ऐसे पार्टिकल के साथ लेंगे जिस पार्टिकल को ये फोटोन जब अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करे तो वो जो पार्टिकल है वो उस एनर्जी और मोमेंटम को लेकर के उसको कंजर्व करे, या उसको जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, इसने जब एनर्जी ली इस एक्सरे फोटोन से तो इस एनर्जी लेके इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड हो गई, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई। और अगर हम उसकी बजाय कोई एटम लेते हैं तो एटम चूँकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो वो जो एनर्जी और मोमेंटम लेगा उस एनर्जी और मोमेंटम को लेकर उस एटम की जो रिलेटिविस्टिक स्पीड है वो नहीं बनेगी, तो उसका मैस रेस्ट मैस ही रहेगा। तो उस केस में मतलब कि वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो उसका मैस ज़्यादा होगा। तो ये जो फैक्टर होगा H/m0c ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, राइट। तो इसके नेग्लिजिबल स्मॉल होने की वजह से फिर लैम्डा और लैम्डा c दोनों सेम रहेंगे और ये वेव जो बिहेवियर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो डोमिनेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों कि इस एक्सरे फोटोन की हम किसी ग्रेफाइट या मोलिब्डेनम या कैल्साइट जो भी टारगेट होगा उसके इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से ही उसके इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर ये जो कॉम्पटन इफेक्ट होगा, जो चेंज इन वेवलेंथ होगी वो डोमिनेंट इफेक्ट होगा, या एक्स रेज की जो पार्टिकल नेचर है
वो डोमिनेंट इफेक्ट होगा जिसको देखा जा सकता है। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जो एक्स रेज हैं या हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं तो उनके पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है इस सेंस में। तो बच्चों इसमें हाई एनर्जी रेडिएशंस लेने की वजह भी यही है कि एक्स रे फोटोन हाई एनर्जी फोटोन है तो ये कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करे उस पार्टिकल के साथ जिसके साथ इसका इंटरेक्शन हो, और कुछ बाकी एनर्जी इसके पास बचे जिससे ये खुद मूव कर सके। अगर ये एक लो एनर्जी फोटोन है तो ये सारी एनर्जी कंजर्व करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा पार्टिकल को, तो जिससे इसकी अपनी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उससे कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो स्टडी नहीं होगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करने के लिए हमेशा हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन जो है वो यूज़ करना होगा, राइट, ताकि वो एनर्जी को इम्पार्ट कर सके, दूसरे पार्टिकल को दे सके। ऑलराइट बच्चों, तो दिस वाज कॉम्पटन इफेक्ट, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे फोटोन आफ्टर कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन इज कॉम्पटन इफेक्ट। आई होप बच्चों कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको अभी भी कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे सेंड कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, तो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर मुकम्मल आंसर दे सकूँ। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।